तुम इससे कुछ ज़्यादा ही खौफज़दा लगती हो। मैंने बात को हंसी में उड़ाना चाहा, मगर फ़िक्रमंद मैं भी हो गया था। ग्लोरिया किसी भी मामले में इतनी संजीदा नहीं होती थी। वो मौत का हर कारक कहलाता है कामरान, ग्लोरिया ने झिंझिलाकर कहा। इसमें जो पहल करेगा वो ही कामयाब रहेगा। तो ठीक है, पहल फिर हमारी तरफ से होगी। मैंने इससे ज़्यादा खुद को तसल्ली देना चाहिए। फिर मौजू बदल कर बोला, तुमने ये तो बताया ही नहीं कि तुम इतने अरसे कहाँ गायब थी। चलो तुम्हें ये पूछने का ख्याल तो है। इसने फिर अपनी मखसूस काटदार लहजे में कहा, वरना मैं तो ये समझी थी कि कांता ने तुम्हें सबसे बेगाना कर दिया है। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है, मैं झिंझिलाकर बोला। और ये हर मामले में कांता कहाँ से आ जाती है? मैं जेल में थी, ग्लोरिया ने यूं कहा जैसे वो कागान की सैर को गई थी। जेल में थी? मैंने उलझ कर पूछा, मगर क्यों? तुम तो यूं भी अमेरिकन हो, तुम्हारा सफारत खाना तो एक तूफान खड़ा कर देता। ग्लोरिया फिर मुस्कुराई। सफारत खाने को मुत्तला करने का मतलब था खुदकुशी। क्या माइकल का राब्ता सफारत खाने से नहीं होगा? तुम किसी तरह मुझे इतला करा सकती थी, हुमायूं मिर्जा को इतला दे सकती थी। मैंने कहा, फिर तुमने ऐसा क्या जुर्म किया था कि तुम जेल में पहुंच गई? मैंने अपनी तंजीम की एक लड़की को कोर्ट में देखा था। वो दिल्ली की ताड़ जेल में कैद है और इसे मुकदमे की पेशी के लिए कोर्ट लाया गया है। यहाँ पुलिस के कुछ बड़े अफसरों में हमारी हमदर्द भी मौजूद हैं। मैंने इन्हीं में से एक से बात की और मामूली से एक जुर्म में जेल पहुंच गई। वो मनशियात और कुछ गैर कानूनी चीज़ों की स्मगलिंग के सिलसिले में कैद थी। इसी ने मुझे बताया कि माइकल तुम्हारी और तुम्हारी किसी पाकिस्तानी बॉयफ्रेंड की तलाश में यहाँ पहुँचा है। फिर वो हंस कर बोली, इसके ज़रिए मुझे और भी अहम बातें मालूम हुई हैं। मसलन जनूबी एशिया का इंचार्ज अब फॉरमैन जैक्सन है। इसे तो मैं कुत्ते की मौत मारूंगी। वो दांत पीस कर बोली, तुम्हारी इस साथी को माइकल ने छुड़ाया नहीं? मैंने पूछा। भारतीय हुकूमत अमेरिकन सफारत खाने की बात तो नहीं टाल सकती। इसे भी किसी खास मकसद के लिए वहाँ रखा गया है। मतलब निकलते ही इसे जेल से निकाल दिया जाएगा। जब मुझे ये मालूम हुआ कि माइकल यहाँ पहुँचा हुआ है तो मुझे सबसे पहले तुम्हारी फिक्र हुई। फिर मैं दूसरे ही दिन जेल से बाहर थी। अब ये नहीं पूछना कि कैसे। ये भी इत्तफाक है कि जेल से निकलते ही 2 घंटे बाद मुझे तैमूर नजर आ गया। इसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। ग्लोरिया तंजिया लहजे में बोली, लो तुम्हारी चहेती से सबर नहीं हुआ और वो यहाँ पहुँच गई। यस कम इन, मैंने बुलंद आवाज़ में कहा। फिर मुझे ख्याल आया कि दरवाज़ा तो बोल्ट है। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला तो होटल का बैरा था। इसके हाथ में चाय की ट्रे थी। वो ट्रे कमरे में रखकर खामोशी से मुड़ गया। देखो इसे तुम्हारा कितना ख्याल है, खुद नहीं आई तो चाय ही भिजवा दी। मैंने इसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि मुझे शुगर पॉट के नीचे एक तय किया हुआ कागज़ दिखाई दे रहा था। मैंने वो कागज़ निकालते हुए ग्लोरिया से कहा, ज़रा मज़ेदार किस्म की चाय बनाकर पिलाओ। फिर मैंने तय किया हुआ वो कागज़ खोला। किसी ने बहुत जल्दी से कागज़ पर इंग्लिश में चंद सतरें घसीटी थी। लिखा था, नारायण दास के आदमी तो यहाँ नहीं आए, अलबत्ता मुश्तबा किस्म की चंद गैर मुल्की होटल के आसपास मंडला रहे हैं। वो 3 गाड़ियों में हैं, 2 गाड़ियाँ मुकामी हैं, तीसरी गाड़ी अमेरिकन सफारत खाने की है और इसे ऐसे रुख पर खड़ा किया गया है कि होटल के दाखिली दरवाजे पर नज़र रखी जाए। हम लोग खुद ही चौकस हैं और मैंने अहमद यार को भी खबर भिजवा दी है। अगर आप कहें तो इन लोगों को रफू चक्कर कर दें। वो वैरा भी अपना आदमी है शकील। मैंने वो ख़त पढ़कर ग्लोरिया के हवाले कर दिया। वो इस दौरान में चाय बना चुकी थी। इसने ख़त को 2-3 दफ़ा पढ़ा, फिर पुरख्याल अंदाज में बोली, अभी तो ये भी कन्फर्म नहीं कि वो लोग हमारे लिए यहाँ आए हैं, और अगर वाकई ऐसा है तो फिर अपने इन आदमियों को रोको। सफारत खाने की गाड़ी में माइकल खुद होगा। वो इतनी आसानी से मरने वाला होता तो अब तक कब का मर चुका होता। वो बेगुनाह लोग तुम्हारी मोहब्बत में खामखा जान से जाएंगे। आखिर तुमने इस हरामजादे माइकल को हवा क्यों बना रखा है? मैं खुद इसे देखता हूँ। ये कहकर मैंने नारायण का दिया हुआ रिवॉल्वर चेक किया और दरवाजे की तरफ बढ़ा। ठहरो कामरान, ग्लोरिया ने मुझे रोक दिया। अचानक सामने मत जाओ, वो हरामजादा तुम्हें पहचानता होगा। फिर क्या किया जाए? मैं उलझ कर बोला। वो हरामजादा तो तैमूर को भी पहचानता है और तुम्हारा तो है ही दुश्मन। बकौल तुम्हारे किसी आदमी के वो काबू में नहीं आएगा। मैं उठकर कमरे में टहलने लगा। वो लड़का कैसा है? ग्लोरिया अचानक बोली। मैंने उलझन अमेज निगाहों से इसे देखा कि वो किस लड़के की बात कर रही है। वो लड़का जो तैमूर के साथ था। हाँ वो विजय, गुड आइडिया। मैं आलमी इस तरह में खड़ा हो गया। विजय बहुत ज़बरदस्त फाइटर है, वो ज़रूर इससे निमट लेगा। इतनी यकीन से ये बात मत कहो कामरान, ग्लोरिया बोली। ये 50-50 चांसेस हैं, या तो विजय या माइकल दोनों। मुझे तुम क्या समझती हो? मैं झिंझिला गया। मैं माइकल से निमट सकता हूँ। मेरे लहजे में तंज था। चांसेस भी बता दो कि कितने % है। तुम्हारा और इसका 50% ही का मुकाबला होगा तो फिर समझ लो कि विजय भी मुझसे कम नहीं है। इसने भी एक मरतबा मुझे ख़त्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ओके, ग्लोरिया ने कहा, अगर तुम इतने ही कॉन्फिडेंट हो तो ठीक है, विजय को बुलाकर ब्रीफ कर दूँ। इसी वक्त दरवाज़ा नॉक हुआ और फिर बैरा अंदर आ गया, जो हमारे लिए चाय लाया था। शकील यहीं मौजूद है? मैंने लकी लिपटी के बगैर इसे पूछा। इसने एक नज़र ग्लोरिया को देखा। वो शायद इसे दुश्मन के कैंप का समझता है, इसलिए पहले वो इंतहाई राजदारी से पर्चा दे गया था। फिर वो आहिस्ता से बोला, जी सर, शकील साहब यहीं मौजूद हैं, इन्हें अभी यहाँ भेज दूँ फ़ौरन? ओके सर।
बहरा बर्तन उठाकर चला गया। तुम ज़रा विजय और तैमूर को बुलवा लो, बल्कि खुद ही बुला लो, मैं इन्हें ब्रीफ कर दूं कि क्या करना है, मैंने ग्लोरिया से कहा। ग्लोरिया कोई जवाब दिए बगैर वहाँ से चली गई। वो इंतहाई संजीदा दिखाई दे रही थी। मुझे लग रहा था कि वो ग्लोरिया ही नहीं जो अब तक मेरे साथ थी। इतना सीरियस मैंने इसे पहली बार देखा था। चंद मिनट बाद तैमूर और विजय वहाँ पहुँच गए। इनके साथ कांता नहीं थी। ग्लोरिया ने बताया कि वो सो गई है। तैमूर, मैंने इसे मुखातिब किया, तुमने माइकल का नाम सुना है? माइकल? तैमूर ने हैरत से मुनाहम दोहराया, फिर बोला, माइकल डॉडिगर? हाँ, माइकल डॉडिगर। मैंने मुख्तसरन इसे माइकल की आमद के बारे में बताया और कहा, होटल की पार्किंग लॉट में सफारत खाने की एक गाड़ी भी है, माइकल इसी गाड़ी में मौजूद होगा। वो तुम्हें तो पहचानता होगा। मैं चाहता हूँ विजय वहाँ जाए और इसे ठिकाने लगा दे, वरना वो हमें ठिकाने लगा देगा। माइकल कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है कामरान, ग्लोरिया ने कहा। वो इस गाड़ी में खुद मौजूद होगा ही नहीं, बल्कि सिरे से ही यहाँ होगा ही नहीं। अभी तो किसी और गाड़ी में बैठा हमारी नकलो हरकत का जायज़ा ले रहा होगा। हमसे कोई भी इस गाड़ी तक पहुँचेगा तो माइकल इसे ठिकाने लगा देगा। इसकी बात में जान थी, मगर मैं ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं कर सकता था। अगर वो अपने आदमियों के साथ हमारे कमरे पर हल्ला बोल देता तो ये कमरा ही हम सब का मदफन साबित हो सकता था। इसी वक्त शकील दस्तक देकर अंदर आ गया। आपने मुझे बुलाया कामरान साहब? इसने पूछा। हाँ शकील, ये बताओ बाहर जो मुश्तबा गाड़ियाँ मौजूद हैं, इनकी तादाद क्या है? 2 हाईरूफ हैं जो वक्फे से चक्कर लगा रही हैं। इन दोनों में कम से कम 14 आदमी तो होंगे। तीसरी सफारत खाने की गाड़ी है। मुझे मौका नहीं मिला कि मैं इसके अंदर देख सकूं, क्योंकि वो तारीकी में खड़ी है। बस नंबर प्लेट पर मदम सी रोशनी आ रही है। यूँ भी बड़ी गाड़ियाँ सफारतकारों के पास हैं या बड़े सनतकारों के पास। तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि सफारत खाने की वो गाड़ी भी इन दोनों गाड़ियों के साथ है? मैंने पूछा। असल में हाईरूफ में से 2 दफ़ा एक आदमी उतर कर इस गाड़ी तक गया था और थोड़ी देर बात करके फिर वापस आ गया, शकील ने बताया। तुम्हारे साथ कितने आदमी हैं? मैंने पूछा। आदमी तो इस वक्त 6 हैं, मुझे भी शामिल कर लें तो 7 हो जाएंगे। वैसे आप कहें तो मैं अहमद यार को फ़ोन करके मज़ीद आदमियों का बंदोबस्त कर लूँ, फ़िलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा। तुम ऐसा करो कि अब वो गाड़ियाँ जब भी इधर के चक्कर लगाएं तो इन्हें फायरिंग करके छलनी कर दो। ये काम होटल के सामने हो तो अच्छा है। अब तुम जाओ। फिर मैं विजय से मुखातिब हुआ। फायरिंग शुरू होते ही तुम इसी रिवॉल्वर से मर्सिडीज़ के चारों टायर नकारा कर देना। मैं और ग्लोरिया इस दौरान में पार्किंग लॉट के मुख्तलिफ कोनों से तुम्हें कवर देंगे, और अगर इस गाड़ी में कोई मौजूद हुआ, विजय ने पूछा, तो इसे भी भून कर रख देना। फायरिंग से ऐसा शोर होगा कि इसे ज़िंदा पकड़ने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि चंद मिनट में यहाँ मजमा लग जाएगा। फिर मैं तैमूर से मुखातिब हुआ। तुम शकील और इसके साथियों को लीड करोगे? मैंने चंद लम्हे तवक्कुफ़ किया, फिर बोला, तुम लोग सब कुछ समझ गए? एवरीथिंग इज़ ओके, तैमूर ने जवाब दिया। फिर मुझे कांता का ख्याल आया। मैंने शकील से कहा, वो तुम्हारा आदमी यहाँ बैरे के रूप में मौजूद है, क्या वो भी इन 6 आदमियों में शामिल है? नहीं, मैं इसे काउंट करना तो भूल ही गया था। वो भी बहुत करामद आदमी है। इसकी ड्यूटी यहीं लगा दूँ। हमारी एक साथी यहीं सो रही है, वो इसकी हिफाजत करेगा और किसी भी आदमी को अंदर नहीं जाने देगा। कोई ज़बरदस्ती जाने की कोशिश करे तो इसे बिला दर एक गोली मार दे। वो मुसल्ले तो है ना, वो हर तरह से मुसल्ले है, और अब इस कमरे में परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा। क्या ये बंदोबस्त हमेशा के लिए नहीं हो सकता? ग्लोरिया मुस्कुरा कर बोली। इसके साथ रह के हमारा एक परिंदा बिल्कुल नाकारा हो गया है। इसके परों में इतनी सख्त नहीं है कि वो इन्हें कहीं मार सके। शकील इसकी बात समझ नहीं सका। एक तो इस बैकग्राउंड से वाकिफ़ नहीं था, फिर ग्लोरिया की रवां इंग्लिश भी इसके पल्ले नहीं पड़ती थी। वो सिर्फ मुस्कुरा कर रह गया। मैंने घड़ी देखी, रात का 1:30 बज रहा था। मैंने अब तक कुछ खाया भी नहीं था, मगर खाने की ख्वाहिश भी नहीं थी। चलो अब अपनी अपनी ड्यूटी संभाल लो। मैंने इन लोगों को मुखातिब किया। इन सब ने अपने अपने हथियार चेक किए और एक एक करके रवाना हो गए। कमरे में ग्लोरिया रह गई। इसने अजीब लहजे में कहा, कामरान, न जाने मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि ये हमारी ज़िंदगी का आखिरी ऑपरेशन है। कमान ग्लोरिया, मैंने लहजे में बशाशत पैदा करते हुए कहा। इससे पहले न जाने कितनी बार हम मौत के मुँह में जाकर वापस आए हैं। तुमने आखिर माइकल को अपने ज़हन पर सवार क्यों कर लिया है? ये बात नहीं, बल्कि मेरी छठी हिस्स। मुझे तो इसमें ही शुबा है कि इस वक्त तुम्हारी बकियां 5 हिस्से काम कर रही हैं। तुम बात करने चली हो छठी हिस्स की। फिर मैं अंगड़ाई लेकर बोला, मैं ज़रा मुंह हाथ धोकर फ्रेश हो जाऊं, फिर तुम्हारी छठी हिस्स पर बात करूंगा। ये कहकर मैं बाथरूम की तरफ बढ़ गया। मैंने बाथरूम का दरवाज़ा बंद करके अंदर से दरवाज़ा बंद ही किया था कि मुझे दस्तक की खफीफ सी आवाज़ सुनाई दी। मैंने नल खोलने का इरादा मुलतवी कर दिया और बाथरूम के दरवाजे से कान लगा दिए। इस वक्त भला कौन हो सकता है? यस कम इन, ग्लोरिया ने बुलंद आवाज़ में कहा। फिर दरवाज़ा खुलने और बंद होने की आवाज़ आई। कौन हो तुम? ग्लोरिया ने बुलंद आवाज़ में पूछा। ज़्यादा चीखने की ज़रूरत नहीं मैडम, आने वाले ने इंग्लिश में कहा, मगर इसके लहजे से मुझे अंदाज़ा न हो सका कि वो किस मुल्क का बाशिंदा है। ये खिलौने जेब में रख लो और इंसानों की तरह बात करो। ग्लोरिया
ग्लोरिया ने ताहुकमाना लहजे में कहा, पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम हो कौन और कहाँ से आए हो। ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो मैडम, इसने करख्त लहजे में कहा। इस मरतबा मुझे अंदाज़ा हो गया कि इनका ताल्लुक इटली से है। ये खिलौना नहीं है बल्कि इंतहाई ताकतवर स्प्रे गन है। इसमें इंतहाई महलक और जहरीली गैस है जिसकी ज़रा सी मिकदार किसी भी इंसान को हलाक करने के लिए काफ़ी है। अच्छा, ग्लोरिया ने तंजिया लहजे में कहा, ये तुम मुझे बता रहे हो ग्लोरिया को मेरे पास ऐसे 3 रिवॉल्वर हैं और इससे कहीं ज़्यादा ताकतवर हैं। ग्लोरिया ने ढिठाई से झूठ बोलकर इसे मरऊब करने की कोशिश की। अभी इसमें एक तरमीम और की गई है, इसकी एक नाल घुमाने से ये एक्सप्लाइटर में तब्दील हो जाता है और ये तो आप जानती हैं कि एक्सप्लाइटर का वर्क क्या होता है, इसने फखरिया लहजे में कहा। मैं सब कुछ जानती हूँ, ग्लोरिया ने झिंझलाकर कहा। तुम मतलब की बात करो, एक्सप्लाइटर के बारे में मैं भी जानता था। इसकी गोली जिस्म में पेवस्त होने के बाद इंसानी जिस्म की हरारत से अंदर ही अंदर बम की तरह फटती है और इस हिस्से के चीथड़े उड़ जाते हैं। तुम्हें मिस्टर माइकल ने बुलाया है मैडम, आने वाला सर्द लहजे में बोला। इसे तुम्हारी इस पाकिस्तानी साथी की तलाश है जो यहाँ की एजेंसी के लिए दर्द सर बना हुआ है, मगर मिस्टर माइकल का ख्याल है कि वो तुम्हारे पीछे खुद ही दौड़ा दौड़ा चलाएगा और अगर मैं जाने से इनकार कर दूँ तो फिर मैं ये स्प्रे गन इस्तेमाल करने पर मजबूर हो जाऊँगा। मिस्टर माइकल चाहते थे कि तुम दोनों को एक साथ ठिकाने लगाएं ताकि तुम्हारे साथी को ढूंढने में इसका टाइम बर्बाद ना हो, क्योंकि इनका शेड्यूल टाइट है। बहरहाल मैं तुम्हें 5 मिनट दे रहा हूँ, घड़ी देख लो, इसके बाद मैं गन का ट्रिगर दबा दूंगा। मैंने दरवाजे के होल से झांकने की कोशिश की तो मुझे ग्लोरिया दिखाई दी। इसका रुख कमरे के दरवाजे की तरफ था, गोया आने वाला दरवाजे के नज़दीक ही खड़ा था। मैंने आहिस्तगी से नारायण दास का दिया हुआ कीमती रिवॉल्वर निकाल लिया, इस पर साइलेंसर पहले ही फिट था। फिर मैंने एहतियात से रिवॉल्वर का सेफ्टी केस हटाया और तैयार हो गया। ये भी गनीमत था कि बाथरूम के सामने ग्लोरिया थी, इसलिए इस बात का इम्कान कम ही था कि हमलावर बाथरूम की नाप घूमते घूमते हुए देख ले, फिर नारायण दास का कीमती रिवॉल्वर भी काम ना आता और हम दोनों कुत्तों की तरह मारे जाते या एक्सप्लाइडर से हमारे चीथड़े उड़ जाते। मैंने बहुत गैर महसूस तरीके से दरवाजे की नाप घुमाई और बहुत ही आहिस्तगी से दरवाज़ा खोलने लगा। फिर मैंने अचानक ही लपक कर एक हाथ से इसकी गर्दन दबोची और दूसरा हाथ गन वाले हाथ पर डाल दिया। वो भड़क कर पलटा, मगर मैंने इतनी देर में झटका देकर इसकी कलाई का जोड़ निकाल दिया। चटाक की आवाज़ आई, इसके साथ ही इसके हाथ से रिवॉल्वर गिर गया। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं था, मैंने इसकी गर्दन पर भरपूर वार किया। दूसरे लम्हे में वो टूटे हुए खिलौने की तरह कमरे में बिखर गया। मैंने एहतियातन वो एक्सप्लॉइटर इस पर आजमाया। इसके जिस्म में अभी हरारत थी, इसलिए गर्मी लगते ही इसके जिस्म के चीथड़े उड़ गए। मैंने इस मरदूद की 2.5 मन की लाश उठाकर बल्कि घसीट के बाथरूम में पहुंचाई, फिर तौलिया गीला करके फुर्ती से दीवार पर लगे हुए खून के छींटे हत्युल मकान साफ कर दिए। खून के साथ इसके मगज के जर्रात भी थे। इन्हें साफ करते हुए मुझे उबकाई आ गई। कारपेट पर भी जगह जगह इसकी टूटी हुई खोपड़ी की हड्डियां बिखरी हुई थीं। ये काम मैंने ग्लोरिया के सुपुर्द किया और तौलिए को अच्छी तरह धोने के बाद इसे दोबारा गीला किया और कारपेट से रगड़ रगड़ कर इसका बहा हुआ खून भी साफ कर दिया। कारपेट भी डार्क ब्राउन था, इसलिए अब खून का दाग इस पर नुमाया नहीं था। बस ऐसा लग रहा था जैसे कारपेट पर चाय गिर गई हो। मैं जग का पानी मजीद इस धब्बे पर फेंक दिया। इस दौरान में मेरी निगाह मुसलसल घड़ी पर जमी रही। इस तमाम कार्रवाई में बमुश्किल 5 मिनट लगे थे। बाहर से किसी भी वक्त गोलियों की तड़तड़ाहट गूंज सकती थी। कमरा लॉक करके पार्किंग लॉट की तरफ चलो, वादे के मुताबिक मुझे और तुम्हें वहाँ होना चाहिए, मैंने ग्लोरिया से कहा। फिर मैंने कमरे पर एक ताराना निगाह डाली। बगौर देखने पर भी खून के धब्बे नजर नहीं आ रहे थे। मैं फुर्ती से बाहर निकल आया। ग्लोरिया ने कमरा लॉक किया और चाबी अपनी जेब में डालकर मेरे साथ चल दी। कॉरिडोर इस वक्त बिल्कुल सुनसान था। पहले मैंने जीने के जरिए नीचे जाने का इरादा किया, फिर ख्याल आया कि सीढ़ियों पर किसी से भी आमना सामना हो सकता है। इसी वक्त मेरी नज़र लिफ्ट पर पड़ी। इसमें लिफ्ट मैन मौजूद नहीं था। मैंने ग्लोरिया का हाथ पकड़ा और फुर्ती से लिफ्ट में दाखिल हो गया। दूसरे ही में लिफ्ट अपनी मखसूस रफ्तार से ग्राउंड फ्लोर की तरफ जा रही थी। मैंने एहतियात के तौर पर होलिस्टर से गन निकाल के हाथ में पकड़ ली। मुमकिन था कि माइकल या इसका कोई आदमी हमारे इस्तकबाल के लिए नीचे खड़ा होता और लिफ्ट का दरवाज़ा खुलते ही हम दोनों का काम तमाम कर देता। रिवॉल्वर वाला हाथ अलबत्ता मैंने पुश की तरफ कर लिया था ताकि फौरी तौर पर किसी को दिखाई न दे सके। लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर पहुंची तो वहाँ भी सन्नाटा था। मैंने गन दोबारा होलिस्टर में लगाई, मगर जैकेट की जिप बंद नहीं की। मैं सेकंडों में गन होलिस्टर से निकाल कर फायर कर सकता था। मुझसे ज़्यादा मोहतात ग्लोरिया थी, बल्कि मोहतात से भी ज़्यादा वो मुस्तरिब थी। इसके इसी एस्तराब ने मुझे भी तशवीश में मुब्तला कर दिया था। कभी माइकल से मेरा आमना सामना नहीं हुआ था, मुझे इसके तरीक़ाकार का भी इल्म नहीं था, मगर ग्लोरिया की इस तरह भी कैफियत देखकर मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि वो कोई मामूली आदमी नहीं है। ग्लोरिया को तो मैंने बड़े से बड़े मार्के में भी मुस्कुराते देखा था। ऐसा लग रहा था
जैसे ये वो ग्लोरिया ही नहीं है। एतमाद सारी और सहमी हुई आम सी एक अमेरिकन लड़की लग रही थी। तुम ऐसा करो ग्लोरिया, मैंने आहिस्ता से कहा, तुम पार्किंग लॉट के दूसरे सिरे पर जाने की बजाय मेरे साथ ही रहो। क्यों? इसने भुएं उचका कर कहा। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे कवर करो। हमारा वास्ता माइकल जैसे मक्कार और ख़तरनाक दुश्मन से है। हमें मुंतशिर होकर अपनी ताकत कम नहीं करना चाहिए। मैंने बहाना बनाया, वरना मुझे खदशा था कि कहीं वो नर्वस होकर माइकल के काबू में ना आ जाए। पार्किंग लॉट के एक सिरे पर मदकूक सी रोशनी वाला बल्ब जल रहा था। इसकी रोशनी इतनी नाकाफ़ी थी कि वो महज चंद गाड़ियों तक महदूद थी। मैंने इसी नाकाफ़ी रोशनी में मर्सिडीज़ को तलाश करना चाहा, मगर पहली दफ़ा मुझे कामयाबी नहीं हुई। यूं तो पूरे भारत में छोटी गाड़ियां चलती हैं, मगर वह बड़ा होटल था, इसलिए पार्किंग लॉट में बड़ी गाड़ियां भी मौजूद थीं। मैंने एक मरतबा फिर जायज़ा लिया तो मुझे मर्सिडीज़ दिखाई दे गई। पार्किंग लॉट में इस मैक और मॉडल की 2 गाड़ियाँ और थीं, मगर वो बिल्कुल शुरू में खड़ी थी और खाली थी। अचानक मुझे पार्किंग लॉट का एक मुलाजिम दिखाई दिया। इसके सर पर होटल के पार्किंग लॉट में काम करने वालों की मखसूस कैप थी। अलबत्ता वो होटल की यूनिफॉर्म में नहीं था। फिर इसने ताकतवर किस्म की एक टॉर्च रोशन कर ली। टॉर्च की रोशनी में देखकर मुझे हैरत का शदीद झटका लगा। वो पार्किंग लॉट का मुलाजिम नहीं बल्कि विजय था। इसने न जाने कहाँ से वो कैप हासिल कर ली थी। वो टॉर्च की रोशनी में एक गाड़ी का जायजा ले रहा था, जैसे कोई ख़ास गाड़ी की तलाश कर रहा हो। होटल में आने वाले अमूमन मुलाजिमीन ही से अपनी गाड़ी पहुँच तक मंगाते हैं, इसलिए विजय की इस हरकत पर किसी ने भी नोटिस नहीं लिया था। अचानक विजय ने अपनी मतलूबा मर्सिडीज़ पर टॉर्च की रोशनी फेंकी, मगर मुझे स्टीयरिंग पर बैठा हुआ गैर मुल्की दिखाई नहीं दिया। इसके बालों और हाथों की रंगत से मुझे अंदाज़ा हुआ था कि वो कोई गैर मुल्की है। टॉर्च की ताकतवर रोशनी में मर्सिडीज़ का पिछला हिस्सा बहुत वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रहा था। इसमें सिवाय ड्राइवर के और कोई नहीं था। विजय ने अचानक टॉर्च ऑफ करके अपनी जैकेट की जेब में ठोंसी और मर्सिडीज़ वाले से कुछ कहने लगा। फिर अचानक इसने मर्सिडीज़ का दरवाज़ा खोला और ड्राइवर को घसीट कर बाहर निकाला। अब मुझे सिर्फ इनके हियोले नज़र आ रहे थे और सिर्फ कैब से अंदाज़ा हो रहा था कि विजय कौन सा है। विजय ने अचानक मर्सिडीज़ वाले के ड्राइवर के मुंह पर जोरदार पंच रसीद किया। ड्राइवर लड़खड़ा कर गाड़ी से टकराया, मगर फ़ौरन ही संभल गया। मैं और ग्लोरिया एक कोने में खड़े बहुत इनहमाक से यह तमाशा देख रहे थे। अपनी जगह से हरकत मत करना, इस ड्रामे को चलने दो। मैं अमूमन इस किस्म के ड्रामे चलाता रहता हूँ। फिर वो कुछ लम्हे तवक्कुफ़ के बाद बोला, तुम दोनों मेरी तरफ मुँह कर सकते हो। मैं और ग्लोरिया आहिस्ता आहिस्ता घूम गए। मेरे सामने लंबा तिरंगा और मजबूत जिस्म का एक गैर मुल्की खड़ा था। माइकल तुम? ग्लोरिया ने बेख्तियार कहा। तुम्हें मेरे माइकल होने में कोई शुबा है? इसने तंजिया पूछा। ये बॉस्टर्ड तो मुझे नहीं पहचानता। इसने मेरी तरफ इशारा किया। मगर तुम तो मुझे अच्छी तरह जानते हो। मेरा दिल चाहा कि मार मार के इस मरदूद के जिस्म को गोश्त के लोथड़ों में तब्दील कर दूं, मगर मैंने बमुश्किल तमाम खुद पर काबू पाया और बगौर इस अमेरिकन का जायज़ा लेने लगा, जिससे ग्लोरिया जैसी निडर लड़की भी खौफज़दा थी। इसका हुलिया तो ग्लोरिया मुझे बता ही चुकी थी, अलबत्ता इसका वज़न कुछ ज़्यादा हो गया था। सीधी तरह मेरे साथ चलोगी या? इसने जुमला अधूरा छोड़ दिया। इस मरदूद ने अब तक मुझे कोई अहमियत नहीं दी थी और यही बात हमारे हक में थी। तुम्हें ऐसे क्या तकलीफ़ थी ग्लोरिया कि तुम सब कुछ छोड़ छाड़ कर इस 2 टके के लौंडे के साथ मारी मारी फिर रही हो? ये कहकर वो पहली मरतबा मेरी तरफ मुतवज्जा हुआ और मेरा बगौर जायज़ा लेकर बोला, वैसे लड़का स्मार्ट है और किसी तरह से पाकिस्तानी नहीं लगता, बल्कि तुर्क या ईरानी लगता है। मैं क्या लगता हूँ इसे छोड़ो, मतलब की बात करो। मैंने इसी की तरह तलखी और खुरदरे लहजे में कहा, तुम 2 टके के एक मामूली पाकिस्तानी मेरे माइकल वॉडिकर के मुंह आ रहे हो। वो एकदम भुना गया। तुम्हें सिर्फ ग्लोरिया की वजह से छूट दी गई है कि शायद ये किसी वक्त राह रास्त पर आ जाए, मगर अब बहुत हो गया। वैसे मुझे खुद मैदान में कूदना पड़ा। इसने अपनी गन लहराते हुए कहा। वही मखसूस किस्म की गन थी जो इस इटालियन के साथी को मारने के बाद हमारे हाथ लगी थी। अचानक होटल के सामने ज़बरदस्त किस्म की फायरिंग होने लगी। माइकल ने चौंक के गेट की तरफ देखा। मेरे लिए वो लम्हा बहुत था। मैंने बरकी सरहद से दाएं किक इसके हाथ पे दे मारी। गन इसके हाथ से निकल गई। गन की परवाह किए बगैर वो मेरी तरफ झपटा, मगर अब मुकाबला बराबर का था। मैंने फ़ौरन ही रिवॉल्वर निकालना चाहा, मगर माइकल ने झपट कर मेरी दोनों कलाइयाँ पकड़ लीं। बिलाशुबा इसके बाजुओं में बला की ताकत थी और इसकी गिरफ्तारी थी। मेरी जगह कोई और होता तो माइकल इसकी दोनों कलाइयाँ माचिस की तीली की मानी तोड़ देता, मगर इसका साबका किसी आम आदमी से नहीं पड़ा था। ये और बात है कि वो मुझे अभी तक 2 टके का एक आदमी समझ रहा था। ग्लोरिया खामोशी से एक तरफ हटकर तमाशा देख रही थी। माइकल ने मेरी दोनों कलाइयों को मखसूस झटका दिया, मगर मुझे नाकारा करने में नाकाम रहा। इसने मुझे झिंझला के दोबारा पहले से भी जोरदार झटका दिया। वो मेरा दाव मुझ ही पर आजमा रहा था। मैंने इस मरतबा अपने जिस्म को बिल्कुल ढीला छोड़ दिया। ना सिर्फ ढीला छोड़ा, बल्कि उछल के इसकी नाक पर जोरदार टक्कर मार दी। एक तो माइकल का ज़बरदस्त झटका, दूसरा मेरी अपनी कुव्वत ज़रा इतनी शदीद थी कि माइकल की गिरफ्त ढीली पड़ गई। मैंने मामूली सा झटका देकर अपनी कलाइयाँ छुड़ाईं और फुर्ती से इसकी कलाई जोड़ के पास से पकड़ ली। वो लाख ताकतवर सही, मगर अब मेरी गिरफ्त में था। कलाई छुड़ाने की कोशिश करोगे माइकल तो अपने हाथ से ज़िंदगी भर के लिए महरूम हो जाओगे। मैंने बाएं हाथ से इसके चेहरे पर सन्नाटेदार थप्पड़ जड़ते हुए कहा, अब ये
2 टके का मामूली एशियाई तुम्हारी सारी तुर्मखानी नाक के जरिए बहा देगा समझे। मैंने एक और थप्पड़ रसीद किया। माइकल के चेहरे की जिल्द फट गई और चेहरा लहूलुहान हो गया। इसने अचानक घुटने से मेरे पेट पर वार करना चाहा, मगर मैंने जाविया बदल कर खुद को बचा लिया। फिर एकदम ही बिजली सी कौंधी, मुझे किसी चमकदार चीज़ की झलक दिखाई दी। मैं गैर शऊरी तौर पर झुकाई दे गया, मगर मेरे बाएं शाने में गोया आग भड़क उठी। चंद लम्हे बाद मुझे एहसास हुआ कि माइकल ने न जाने कहाँ से और किस ट्रिक से खंजर निकाल लिया। मैं अगर झुकाई ना देता तो वो खंजर मेरे सीने में पवस्त हो जाता। खंजर की ज़रब से माइकल की कलाई पर मेरी गिरफ्त ढीली पड़ गई। इसने झटका देकर खुद को बहुत आसानी से छुड़ा लिया। फौरी तौर पर मुझे ऐसा लगा था जैसे मेरा बायां हाथ नकारा हो गया हो, मगर मैं माइकल को किसी कीमत पर छोड़ने को तैयार नहीं था। यूं भी वो मेरे भरपूर थप्पड़ों से निढाल हो गया था, मगर मेरी तरह वो भी खुद को चाकू चुबंद जाहिर कर रहा था। इस हरामजादे ने एकदम घूम के के बाद दिगरे 2 राउंड किक्स मुझे रसीद की। इनमें से एक भरपूर अंदाज में मेरे सीने पर लगी, दूसरी ऐन इस जगह लगी जहाँ खंजर का जख्म था। मैं लड़खड़ा कर पीछे की तरफ गिरा तो मुझे एहसास हुआ कि माइकल वाकई इस मुकाम का मुस्तहिक है जो इसे दिया गया है। वो खंजर से एक मरतबा फिर मुझ पर हमलावर होने के लिए पर तोल रहा था कि मैंने फुर्ती से रिवॉल्वर निकाल लिया। मैं इस पर फायर करने ही वाला था कि इसने छलांग लगाई और फुर्ती से पार्किंग की तरफ दौड़ा। मैंने साइलेंसर लगे रिवॉल्वर से इस पर के बाद दिगरे 2 फायर किए, मगर वो तो किसी छलावे की तरह पार्किंग लॉट के दूसरे सिरे पर पहुंचा और किसी गाड़ी में बैठने के बजाय गोया उड़ता हुआ बाउंड्री वॉल पार कर गया। मैंने इसके पीछे जाने की कोशिश की, मगर ग्लोरिया ने मेरा हाथ पकड़ लिया। अब तुम इसकी गर्द भी ना पा सकोगे, इसने कहा। तुम भी अच्छे खासे जख्मी हो, मगर मुझे खुशी के साथ साथ फख्र भी है कि तुमने माइकल को फरार होने पर मजबूर कर दिया। अब पहली फुर्सत में ये होटल छोड़ दो। तुम्हारे दिल से अभी तक माइकल का खौफ दूर नहीं हुआ, मैंने झिंझलाकर कहा। माइकल को जहन्नम में झोंको। ग्लोरिया भी झिंझला गई। कुछ देर पहले इसी होटल के मेन गेट के सामने जबरदस्त फायरिंग हुई है। पार्किंग लॉट में इस आदमी की लाश भी अभी मौजूद होगी जो विजय के हाथों मारा गया है, और सबसे बढ़कर ये कि हमारे कमरे के बाथरूम में एक अदर लाश मौजूद है। इसका कहना सही था, हमें पहली फुर्सत में होटल छोड़ देना चाहिए। मुमकिन है अब तक पुलिस पहुंच गई हो और वो होटल के बाहर जाए वारदात का मुआयना कर रही हो। मुझे तो ये इल्म भी नहीं था। मैं बहुत फुर्ती से अपने कमरे की तरफ बढ़ा। कॉरिडोर में विजय तैमूर खड़े थे। वो दोनों ही इस तरारी कैफियत में मुब्तला थे। हमें देखते ही तैमूर बोला, कहाँ रह गए थे आप? एक एक लम्हा कीमती है, फ़ौरन यहाँ से निकलने की कोशिश करें। ठीक है, हम लोग अभी रवाना हो रहे हैं। फिर मैं विजय से मुखातिब हुआ, तुम कांता को इसके बैग समेत नीचे ले आओ। मैं फुर्ती से अपने कमरे में घुस गया। मेरा सूट केस बिल्कुल तैयार था। हम सबको वहाँ से निकलने में बमुश्किल 3 मिनट लगे होंगे। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।